हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज का मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं एचपीएफआर 2009 का। और इस चैप्टर का नाम है बजट फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। मींस ये सारा बजट कैसे बनाया जाएगा और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इस पर एक डिटेल वीडियो होगी। डेफिनेटली ये वीडियो लंबी होगी, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसे ज़रूर देखें, क्योंकि या आप एचपीएफएस के एग्ज़ाम कर रहे हैं या फिर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप डिटेल से देखें ताकि इसमें आपका ओवरव्यू बन सके। लीजिए, इतना मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जितने भी गवर्नमेंट के चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको उनके जो अकाउंट मेंटेन होते हैं उनके लिए तीन अकाउंट रखने पड़ते हैं। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड, सेंटर के लिए बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया, और स्टेट के लिए बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। और दूसरा फंड होता है कंटीजेंसी फंड, और तीसरा फंड होता है पब्लिक अकाउंट। अब इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं यहाँ चर्चा करूँगा कि कंसोलिडेटेड फंड क्या है, कंटीजेंसी फंड क्या है और पब्लिक अकाउंट का क्या है। ये सारे के सारे जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 266, 267 और 266(2) में बताया गया है कि क्या क्या इसमें होगा। अगर डिटेल से देखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें, मैं यहाँ पे भी टैग कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। देखिए, जो पब्लिक अकाउंट है इस पैसे से सिर्फ गवर्नमेंट क्या करती है कि सिर्फ एडवांस लेती है और इसको कहीं लेजिस्लेचर से पास कराने की ज़रूरत नहीं होती है। जो कंटीजेंसी फंड है ये एजेंसी के लिए, मींस मैंने बताया था कि कोई मान लो फ्लड आ गया और कोई पुल गिर गया और बहुत बड़ा खर्चा होना है और बजट में कहीं प्रोविज़न नहीं था, तो उस स्थिति में कंटीजेंसी फंड से पैसा गवर्नमेंट निकालती है रिक्रूटमेंट बेसिस पे। मींस बाद में विधानसभा से या लेजिस्लेचर से पास करा के उसको दोबारा रिक्यूप कर देते हैं कंटीजेंसी फंड में। सेंटर की जो कंटीजेंसी फंड है वो 500 करोड़ है और हिमाचल प्रदेश का जो कंटीजेंसी फंड है वो सिर्फ 5 करोड़ है। अब मेन में आज ये जो जहाँ बजट जो आता है वो आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूं, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अगर मैं सेंट्रल लेवल की बात करूं। बट अब देखिए, बजट चाहे सेंटर का होगा, अगर उन्होंने भी कंसोलिडेटेड फंड से पैसा खर्च करना गवर्नमेंट ने, तो उनको भी बजट पास करना पड़ेगा। और अगर स्टेट वालों ने भी अगर पैसा खर्च करना है इस फंड से, जो भी पैसा इस फंड में गया अगर उसको खर्च करना है, तो सरकार को यहाँ से भी जो है वो बजट पास करना पड़ता है। ये बजट पास कौन करता है? देखिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट जितने भी उनके पास डिपार्टमेंट हैं, उनके जो सेक्रेटरीज हैं उनके साथ मिलके एक बजट बनाते हैं। बजट मीन एस्टिमेशन बनाते हैं, फिर वो एस्टिमेट को बताते हैं कि इसमें इतना पैसा यहाँ से आएगा, यहाँ इस पैसे में से इतना खर्च करना। ये सारी डिटेल बना के कहीं ब्लैक एंड वाइट में फिर गवर्नर इसको ले करते हैं बजट को लेजिस्लेचर में। मींस गवर्नर के हस्ताक्षर से ये जो है वो विधानसभा में जाते हैं और फाइनली जब इसको जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेचर के जब इसको पास कर देते हैं तो एक एप्रोप्रिएशन बिल बनता है, और एप्रोप्रिएशन बिल जब पास हो जाता है तो उस हिसाब से ये जो भी एक बजट है वो एक एलोकेट हो जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट को एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट जो उन्होंने मांगी थी एज़ पर एस्टिमेट। और फिर बाद में उसको खर्च करके उसको जो है वो बाद में लेजिस्लेटिव को वो अपनी रिपोर्ट देते हैं कि जो पैसा आपने हमें दिया था वो पैसा अल्टीमेटली हमने खर्च कर दिया है, वो सारी डिटेल देते हैं। देखिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको बना रहे हैं, सीएजी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इस जो सीएजी है, कंट्रोलर ऑडिट जनरल जो हैं, ये दीज आर द ईयर्स एंड आइज ऑफ द लेजिस्लेचर। ये सारा देखते हैं कि पैसा ठीक खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो कंसोलिडेटेड फंड है इसी पे ही, इसके लिए ही सारा ये बजट बनाया जाता है। बजट का तामझाम सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड के पैसे के लिए। अब बजट को थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। बजट को हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया जाता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब है कि 1 अप्रैल, हर साल 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च के लिए ये ख़त्म हो जाता है। इसको अगर हम थोड़ा सा डेफिनेशन की में भी देखें, इट्स एन एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जो हमने अगले साल करनी है, बजट बनाते हैं हम इस साल, और किसके लिए? जो अगले साल हमने पैसा खर्च करना होता है। और ये बजट जो पास होता है ये जनरली मार्च मंथ में जो है वो लेजिस्लेचर में गवर्नर ले करते हैं और इसको जो है वो वहाँ पे ऑनरेबल लेजिस्लेचर मेंबर जो हैं वो उसको पास करते हैं। फिर इसको ये जो एक आता है कि ये लिए गया है जो फ्रेंच वर्ड है, और पहले से बोलते थे बजट, और इसका मतलब होता है कि लेदर ब्रीफ केस।
तो आपने देखा होगा अभी भी जो एक ट्रेंड चला हुआ था, जब भी बजट पास कराने के लिए जो फाइनेंस मिनिस्टर आते थे वो एक लेदर का बैग लेके आते थे। देखिए ये बहुत डिटेल में, इसको मैं डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल क्रक्स बताने की कोशिश करूँगा। तो अभी आपको पता चल गया कि ये जो बजट जो अगले साल के लिए एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास कंसोलिडेटेड फंड में, और उसमें से किस किस हेड पे किस किस काम पे पैसा खर्च करना है, इसे बोलते हैं एक्सपेंचर। तो इसके लिए जो है वो सारा एक डिटेल बना के किसी फॉर्मेट पे गवर्नर जो है इस फॉर्मेट को जो है वो लेजिस्लेचर में रखते हैं, और इसमें प्रोविज़न रखे जाते हैं कि कितना पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ कहाँ ये पैसा खर्च करेगा। ये बनाता कौन है? फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाता है। सारे जितने भी इनके पास जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके जो सेक्रेटरीज हैं उनके साथ मिलके ये बनाते हैं। और इसमें ऑल द डिपार्टमेंट जो है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, इनको कंप्लाई करना पड़ता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन देता रहता है कि इसको ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे। और अल्टीमेटली क्या है कि जो मेजर बड़ी बड़ी डिमांड्स होती हैं, जो नए, जैसे मान लो नया पुल बनना है, नई कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगना है, तो जो कैबिनेट मिनिस्टर के साथ जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी और ये जो है वो बैठ के डिस्कस करते हैं। और जो एचओडी जो एक उनके अंडर कंट्रोलिंग ऑफिसर होते हैं या डीडीओज होते हैं, वहाँ से डिमांड और जो टोटल रसीद है उसका एस्टिमेट लेके एक कंसोलिडेटेड जो है वो रोड मैप बनाया जाता है कि कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पैसा ये कंसोलिडेटेड फंड से खर्च किया जाएगा। कंटेंट्स क्या होते हैं? देखिए सारा रेवेन्यू कहाँ से पैसा आएगा, कितना आएगा, एस्टिमेट पिछले साल का क्या था, उससे पिछले 3 साल का ट्रेंड देखते हैं कि पिछले साल क्या था, उससे पिछले साल क्या था और उससे भी पिछले साल क्या था, ताकि पता चले कि एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना कहाँ से आएगा। तो एस्टिमेटेड एक्सपेंस देखने पड़ते हैं कि लास्ट 3 सालों में क्या खर्चा हुआ पर्टिकुलर एक काम के लिए, और अब कितना होगा। एस्टिमेट तभी लगेगा जब लास्ट के 3 सालों का एस्टिमेट रखा जाएगा। मीन्स एग्जांपल देता हूँ, मान लो किसी एक डिपार्टमेंट के लिए मान लो सैलरी जा रही है 20 करोड़, तो 20 करोड़ जा रही है, तो अगर 3 साल से लगातार थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है तब तो जस्टिफाई है। बट अगर मान लो इस बार उन्होंने डिमांड कर दी 50 करोड़, तो वो एक उनको रीज़न देने पड़ेंगे कि 20 से एकदम सडन हाइक 50 करोड़ क्यों होगी। तो ये भी सारा जो है वो उनको बताना पड़ता है। फिर इसमें ये देखना पड़ता है कि जो भी इंटरेस्ट इन्होंने जो इंटरेस्ट से अगर मान लो इनकम हो रही है, तो इनकम में दिखाना पड़ेगा इनको एस्टिमेटेड कहाँ से है, या फिर जो उन्होंने लोन ले रखे हैं गवर्नमेंट ने, तो उस पैसे को भी इनको बताना पड़ता है कि कितना एस्टिमेट जो है वो अगले साल हम इस लोन की रिपेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट की रिपेमेंट करेंगे। तो जो भी अगर कोई डायरेक्शन है, इंस्ट्रक्शन है, तो वो सारी की सारी जो देता है वो देता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब इसमें इतना तो आप समझ गए। अब देखते हैं रिसीट हेड। रिसीट हेड में देखिए, रिसीट हेड का मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट को पैसा आएगा, जैसे कहाँ से आता है, टैक्स से आता है, जीएसटी से आ रहा है, फिर कोई और उनके पास इनकम्स हैं, कोई किसी उन्होंने अपने एसेट्स को बेचा वहाँ से आ रहा है, तो ये सारा जो है एस्टिमेट करता है कंसर्न डिपार्टमेंट। मान लो रॉयल्टी आ रही है तो कौन करेगा इसको? जो डिपार्टमेंट है, माइनिंग डिपार्टमेंट है, वो देखेगा। टैक्स से, जीएसटी से कितना कलेक्शन होगा तो एक्साइज डिपार्टमेंट कैलकुलेट करके देगा कि हमें लास्ट ईयर इतना हुआ था और इस साल जो हमें रेवेन्यू इतना, मींस इनकम हमें जो इतनी होगी। ये जो है एक डिपार्टमेंट लमसम में नहीं बताता है, ये बताता है पर्टिकुलरली कि किस हेड पे कितना एसओई बाई मीन्स एक लास्ट, इन्होंने हर जितनी भी स्कीमें हैं इनका लास्ट एक एंड यूज़ बताया। मीन्स अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमने बताना है कि एक्सपेंडिचर सैलरी पे कितना होगा, तो पहले ये बताएंगे कि डिपार्टमेंट का कितना होगा। उसके लिए जैसे 0.5 इन्होंने एसओई रखा है लास्ट में, हेड ऑफ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंस, उसमें जो है वो इनको बताना पड़ेगा कि इसके लिए सैलरी में इतना देंगे, बेसिस में इतना देंगे, या अदर इसमें ये देंगे। तो ये जो मेजर है, माइनर हेड है, सब्जेक्ट हेड है, ऑब्जेक्ट हेड है, ये जो हम सारे के सारे मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, क्योंकि यहाँ करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसी तरह जो खर्चे होने एस्टिमेटेड, जो अगले साल के लिए खर्चे होने, मीन्स अगर मैं अभी बात करूं, अभी चला है हमारा 22-23 फाइनेंशियल ईयर, तो हम जो 31 मार्च को जो मार्च महीने में बजट पास करेंगे वो करेंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। तो मीन्स 23-24 में क्या क्या खर्चे हम करेंगे वो सारा डिटेल जो है वो पहले मैंने बोला फाइनेंस डिपार्टमेंट कंसर्न मिनिस्टर्स और जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी को यहाँ लिखा है एडी का मतलब होता है सेक्रेटरी कंसर्न डिपार्टमेंट का, उनके साथ बैठ के और लास्ट मैंने बोला डीडीओ से पूरी डिमांड और उनकी रिक्वायरमेंट लेके ये सारे के सारे खर्चे जो वो डिटेल में बन जाते हैं। अच्छा, इसमें ये जो देखिए चार्ज है,
अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो ये अलग अलग होते हैं, जैसे चार्ज एक्सपेंस हैं, बोटेड हैं, रेवेन्यू है, कैपिटल है। ये अलग अलग आपको इसकी थोड़ी डेफिनेशन भी पता होना चाहिए कि क्या क्या इसका मतलब है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ जैसे चार्ज्ड एक्सपेंस का मतलब ये है कि ऐसे एक्सपेंस जिन्हें बोर्ड कराने की लेजिस्लेचर से ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि मान लो एग्जांपल देता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मान लो उनकी या उनके सैलरी, स्टाफ की सैलरी देनी है, उसको चार्ज एक्सपेंस बोला जाता है। वहाँ पे लेजिस्लेचर से उसको बोर्ड कराने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, मान लो इसी तरह इंटरेस्ट रिपेमेंट की है, या फिर इस तरह जजों की जो सैलरी है, ये जो सारे हैं चार्ज हैं, मींस इस पे बोर्ड कराने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा आता है बोटेड एक्सपेंस। बोटेड एक्सपेंस का मतलब ये है कि ऐसे एक्सपेंस जिस पे बोर्ड कराए जाते हैं, लेजिस्लेचर में प्रॉपर्ली उनको डिस्कस किया जाता है। अगर जो लेजिस्लेटर की जो मेजॉरिटी है उसको कम भी कर सकती है, या जितना उन्होंने डिमांड किया उतना उसको एज सच उसको बोर्ड देके अप्रूव भी कर सकती है। तीसरा, रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस वो हैं जो रेकरिंग एक्सपेंस है, जैसे कि मान लो सैलरी होगी, बेसिस होगी, फिर और छोटे मोटे ऑप्स एक्सपेंस के खर्चे हुए, उन्हें बोलते हैं रेवेन्यू खर्चे। या रिपेयर मेंटेनेंस है, बिल्डिंग की रिपेयर करनी है, वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। और कैपिटल एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जैसे मान लो नया पुल बनाना, नई गाड़ी लेनी, या कोई नई बिल्डिंग बनानी, ये जो होते हैं ये होते हैं कैपिटल नेचर के जो एक्सपेंडिचर होते हैं। तो ये इनको बताना पड़ेगा कि रेवेन्यू है, चार्ज है, बोटेड है, कैपिटल है, या रेवेन्यू है। तो इसी तरह एक और आता है प्लान और नॉन प्लान। अब तो इसको हिमाचल में ख़त्म कर दिया है, प्लान और नॉन प्लान। पहले क्या होता था कि कुछ एक्सपेंस प्लान होते थे और कुछ नॉन प्लान होते थे, तो वो भी यहाँ पे हमें प्रॉपर्ली जो भी एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर हैं उनको अलग अलग एसओई वाइज जो है हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ता है। नेक्स्ट, ग्रांट फॉर डिमांड फॉर ग्रांट मीन्स देखिए, हमारे यहाँ पे 32 डिपार्टमेंट हैं, तो जनरली हमारी जो डिमांड फॉर ग्रांट है वो 32 है। डिमांड फॉर ग्रांट का मतलब ये है कि हर डिपार्टमेंट की अपने अपने एक बुक छपती है कि हमें क्या क्या किस किस चीज़ के लिए कितना कितना पैसा चाहिए। तो ये जो होता है जनरली हर डिपार्टमेंट की एक रहती है। बट जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट है जैसे IPH है, PWD है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इनकी एक से ज़्यादा भी ग्रांट फॉर डिमांड जो है वो हो सकती है। ये वो है, मींस ये वो खर्चे हैं जिन्हें मैंने बोला कि कंसोलिडेटेड फंड से पेमेंट होनी है, बट उनको सबसे पहले लेजिस्लेचर में रखा जाता है बोर्ड के लिए। बोर्ड का मतलब ये है कि मेजॉरिटी जो है वो उसको पास करते हैं। फिर मैंने बोला कि हर डिपार्टमेंट की जनरली एक डिमांड फॉर ग्रांट होती है, बट ये जो है कुछ बड़े डिपार्टमेंट हैं उसकी एक से ज़्यादा भी हो सकती है। हर डिमांड फॉर ग्रांट में प्रोविज़न रखा जाता है कि सिर्फ मान लो पुल बनाना या कोई बिल्डिंग बनानी, तो सिर्फ उसके लिए कैपिटल के लिए नहीं पैसा रखा जाता कि सिर्फ कैपिटल पे हमने पैसा करना है। उस पर ये रखा जाता है स्टाफ रखेंगे, उनकी सैलरी भी होगी, या वहाँ पे बाद में बिजली लगेगी, उसका बिल का खर्चा भी होगा, या साफ सफाई के लिए कोई ये रखना पड़ना। ये सारे के सारे प्रोविज़न जो हैं ये उसमें डिमांड फॉर ग्रांट में रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट, फॉर्म फॉर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने बता दिया, बजट को बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो डिमांड फॉर ग्रांट मींस ये जो है देखिए, इसमें मैंने बोला कि इसके लिए फॉर्म प्रॉपर्ली फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा एक फॉर्म दिया जाता है, और ये एसओई वाइज बनता है। एसओई वाइज मतलब लास्ट में कि मींस सैलरी पे कितना जाएगा, बेसिस पे कितना जाना, ऑनरेरियम पे कितना जाना, और ऑफिस एक्सपेंस पे कितना जाना, उस हिसाब से ये सारे का सारा कौन बनाते हैं, सेक्रेटरी, कंसर्न डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनाता है, और किसकी सुपरविजन में, फाइनेंस डिपार्टमेंट की सुपरविजन में। एक्सेप्टेंस एंड इंक्लूजन ऑफ एस्टिमेट्स मीन्स जितने भी एस्टिमेट, देखो डिपार्टमेंट तो अपने एक एस्टिमेट देता है खर्चे का भी और रेवेन्यू का भी, कि इतना रेवेन्यू आएगा और इतना जो है खर्चा होगा। जो खर्चा है, मान लो पर्टिकुलर एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई डिपार्टमेंट बोल रहा है कि मान लो PWD डिपार्टमेंट बोल रहा है कि यहाँ पे पुल लगना ज़रूरी है, और इसके लिए जो खर्चा मान लो 50 करोड़ रुपया होगा, तो वो उसके लिए वोटिंग मीन्स डिस्कस होगा लेजिस्लेचर पे, और जो ऑनरेबल वहाँ पे मेंबर्स हैं लेजिस्लेचर के, वो चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं, या जितना है उतना इसको ऐसा जो है वो स्क्रूटनाइज करेंगे। और इससे पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट भी कंसर्न्ड मिनिस्टर के साथ इसको बैठ के डिस्कस करते हैं, और कंसर्न जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कंसर्न मिनिस्टर और कंसर्न जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट के, उनके साथ पहले प्लानिंग करके मीटिंग भी करते हैं, और फिर उसके बाद कैबिनेट में लेके फिर उसको बाद में लेजिस्लेचर में लेके जाते हैं।
ये जो एस्टिमेट हैं इनिशियली हर डिपार्टमेंट द्वारा बनाए जाते हैं, और इसमें मैंने बताया कि जो चेंजेस अगर कोई करनी होती है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो कंसर्न सेक्रेटरी के साथ डिस्कस करके उसमें चेंजेस भी करा सकते हैं। बोट ऑन अकाउंट, मैंने इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि बोट ऑन अकाउंट पे मैंने पिछली वीडियो, एक पूरी वीडियो बनाई है, उसको भी मैं टैग कर दूंगा, उसको जरूर देखिए। बोट ऑन अकाउंट पे मैंने यही बोला था कि देखो, मैंने बोला कंसोलिडेटेड फंड से जब भी कोई हम पैसा गवर्नमेंट निकाल नहीं सकती जब तक उसमें से उसको बजट के रूप में पास नहीं किया जाता है लेजिस्लेचर में। बट मान लो ऐसी स्थिति आती है, जैसे आपको पता है कि मार्च मंथ में बजट पास किया जाता है, पर मान लो कोई वार शुरू हो गया और मार्च मंथ में मीटिंग नहीं हो पाई बजट की, ठीक है, बजट सेशन नहीं हो पाया फिर तो, या कोई मान लो ऐसा फ्लड आ गया और कोई ऐसी स्थिति आ गई कि वहाँ पे मीटिंग करना ही पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो क्या करते हैं कि लेजिस्लेचर से बोट ऑन अकाउंट एक किस्म से अप्रूवल ले लेते हैं, जो एक एंटिसिपेटेड एक 1 मंथ के जो एक रैकरिंग एक्सपेंस हैं उनके लिए, बट ये नए कामों के लिए जो वो यहाँ पे अप्रूवल नहीं मिलेगी। और ये मिलती है, ये भी कहाँ दे रखा है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 206 है उसमें ये स्पेशल प्रोविज़न दे रखा है कि अगर ऐसी इमरजेंसी कोई स्थिति आ जाती है, क्योंकि मैंने बताया कि कंसोलिडेटेड फंड से एक भी पैसा बिना बजट के नहीं निकल सकता। मान लो मार्च महीने में मीटिंग नहीं हो पाई या कोई ऐसी सिनेरियो आ गया, तो अप्रैल में जो एक रैकरिंग एक्सपेंस है उनको चलाने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है कि बोट ऑन अकाउंट की अप्रूवल ले लेता है। आगे, कम्युनिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रांट, जो भी पैसा मीन्स खर्च होना है, क्योंकि लेजिस्लेचर ने मान लो उनको पास कर दिया, बजट पास हो गया, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करते हैं कि कंसर्न जो सेक्रेटरीज हैं उनको अप्रूवेशन बिल जैसे ही पास होता है तो उनको सैंक्शन कम्युनिकेट कर देते हैं। कम्युनिकेट करने का मतलब है कि प्रॉपर्ली बजट बुक बनती है और उसमें एलोकेशन चली जाती है कि किस डिपार्टमेंट को, किस सेक्रेटरी को कितना पैसा उनके डिपार्टमेंट के लिए मिला। सेक्रेटरी से जो वो कंसर्न आगे फिर लेटर चले जाते हैं जो उनके एचओडी हैं, और एचओडी से जो कंसर्न डिपार्टमेंट अल्टीमेटली लास्ट में डीडीओ के पास चले जाता है और दूसरी कॉपी चली जाती है डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर जब। तो इसलिए आपने देखना, जब भी कोई सैंक्शन निकलती है किसी काम की या कोई किसी खर्चे की, तो एक लेटर जो है वो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर को जरूर जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये खर्चा निकलेगा ट्रेजरी से, और तो ट्रेजरी वाले तभी निकालेंगे जब उनको इस सैंक्शन की कॉपी कम्युनिकेट होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल द एक्सपेंचर। देखिए, अल्टीमेटली मैंने बोला कि लेजिस्लेचर ने जो पैसा दिया वो दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट को, और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आगे दिया पैसा कंसर्न्ड सेक्रेटरी को। तो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कंसोलिडेटेड कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की, मीन्स एडी बोलते हैं सेक्रेटरी को। मान लो फॉरेस्ट को पैसा दिया तो उसकी जो फॉरेस्ट के सेक्रेटरी हैं उनकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मान लो पीडब्ल्यूडी को दिया तो पीडब्ल्यूडी के जो कंसर्न्ड सेक्रेटरी हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो देखेंगे जैसे पैसे को इस ढंग से खर्च करना जैसे हम अपने घर के लिए अपनी जेब से पैसे को खर्च करते हैं, अल्टीमेटली वही है। बाकी इसको एक बार गौर तो कर लेंगे तो आप, मुझे लगता है इसको ये बहुत सिंपल है और समझ आएंगे। देखिए, अल्टीमेटली सेक्रेटरी को पैसा दिया फाइनेंस ने, डिपार्टमेंट ने एक सैंक्शन निकाल के, फिर उसके बाद क्या होता है, सेक्रेटरी कंट्रोल किसके थ्रू करता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के थ्रू, या जो भी इन्होंने कंट्रोलिंग ऑफिसर रखे होते हैं वो भी रखते हैं। और इसी साथ मैंने बोला कि कोई भी नया काम जो है अगर बजट में अप्रूवल नहीं है तो नहीं किया जा सकता है, कोई इसमें चेंजेस नहीं होगी, या कोई ऐसा जो कोई खर्चा है वो 31 मार्च तक मान लो इस फाइनेंशियल ईयर का पैसा जो है वो अगले फाइनेंशियल ईयर में यूटिलाइज नहीं हो सकता है, तो वो पैसा लैप्स हो जाता है। कोई भी खर्चा जितना जो उसके लिए सैंक्शन हुआ है उसी में ही उसको लिमिटेड करना होता है उसके लिए, या उन्होंने खर्चना मान लो उसमें पैसा एडिशनलिटी चाहिए तो एडिशनलिटी उनको डिमांड करनी पड़ती है और एडिशनल बजट के लिए, या उनके पास पैसा और चाहिए तो उनको एडिशनल बजट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। बट अपने लेवल पे जो ट्रेजरी से पैसा किसी काम को एडिशनल नहीं निकाल सकते। अगर उनके पास मान लो पैसा बच गया तो उस पैसे जो सरप्लस है उनके पास उसको भी अपने लेवल पे खर्च नहीं कर सकता डिपार्टमेंट, वो उनको सरेंडर करना पड़ता है और तभी वो अगर रीअप्रोप्रिएशन होती है तो तब उस पैसे को कहीं खर्च कर सकते हैं। बट अगर जो उनके पास सेविंग है वो अपने लेवल पे किसी और काम पे खर्च नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो बिल्डिंग के लिए मान लो 10 लाख
लाख उनके पास खर्च सेंक्शन हुआ, उस बिल्डिंग बन गई 9 लाख में, तो अब जो 1 लाख बचा उसमें से जब कोई उस बिल्डिंग का और एडिशनल अपने लेवल पे नहीं कर सकते कि मान लो साथ में ग्राउंड बना लिया या साथ में कोई पार्किंग बना ली, वो नहीं हो पाएगा। उस तरह के काम एडमिशबल नहीं है क्योंकि बजट में उस तरह का प्रोविज़न नहीं है। तो जो 1 लाख रुपया बचा वो उनको अल्टीमेटली सरेंडर ही करना पड़ेगा। मेंटेनेंस, ये देखिए एक लाइबिलिटी रजिस्टर भी बनाना पड़ता है क्योंकि डिपार्टमेंट मंथ में जो अक्टूबर नवंबर महीने में कंसर्न डिपार्टमेंट से फाइनेंस डिपार्टमेंट पूछना शुरू कर देता है कि बताइए आपकी लाइबिलिटी कितनी है, सो दैट कि उनको बजट देखना पड़ता है कि कहाँ से पैसा जो वो आ सकता है और कैसे उस पैसे को मैनेज किया जा सकता है। जो भी एक मैंने बोला एक्सेस सरेंडर एंड सेविंग जो है, जो एचओडी क्या करते हैं कि पैसे को प्रॉपर्ली चेक करते रहते हैं कि कितना गया, कितना खर्च हुआ। अगर कोई किसी के पास मान लो पैसा ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि सैलरी के लिए पैसा आपके पास अभी पड़ा है मान लो 10 लाख और आपको लगता है कि मेरी मार्च तक जो सैलरी 6 लाख ही जाएगी, तो ये डीडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो एक्स्ट्रा उनके पास 4 लाख है वो उसको टाइमली सरेंडर कर दें इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। अदरवाइज़ क्या होता है कि लास्ट में पैसा सरेंडर हो जाए 31 मार्च को, तो उसमें जो कंसर्न डीडीओ और जो एचओडी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है। इसी तरह अगर उनको कोई एक्सेस, मैंने बोला कि अपने लेवल पे एक मान लो सैलरी का पैसा, उनके पास सैलरी का पैसा एक्सेस बचा हुआ है, तो उसको कहीं और एसओई में, एसओई का मीन्स उसमें किसी और हेड में उसको खर्च नहीं कर सकते। या मान लो सैलरी का पैसा उनके पास बचा है तो उसमें से ऑफिस एक्सपेंस का पैसा के खर्चे नहीं कर सकते। कंट्रोल ऑफ एक्सपेंचर, मैंने बोला कि देखिए कंसर्न एडी, कंसर्न सेक्रेटरी तो इस खर्चे को मॉनिटर कर ही रहे हैं, पर जो मैंने बोला एजी है, सीएजी जो है, ये लेजिस्लेचर की ईयर एंड आइज़ हैं, वो प्रॉपर्ली देख रहे हैं कि क्या हर बिल जो है वो ठीक ठीक ढंग से एक्सपेंडिचर उसका हो रहा है, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो ऑडिट भी करते हैं। फिर साथ में जो बिल ट्रेजरी से पास होते हैं उसकी कॉपी भी उनके पास जाती हैं। सारे जो बड़े बड़े बिल होते हैं वो अल्टीमेटली एजी ऑफिस जाते हैं और उसको प्रॉपर्ली वो एक स्पेशल वहाँ पे ब्रांच है जो हर बड़े बिल को मॉनिटर करती है और देखती है कि क्या प्रॉपर्ली जो पैसा है एज़ पर जो सेंक्शन है खर्च हो रहा है कि नहीं, या एज़ पर जो गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंगली खर्च हो रहा है कि नहीं। तो सरेंडर ऑफ द सेविंग, मैंने बोला कि जो भी सेविंग है ये टाइमली जो ये एचओडी की जिम्मेवारी बनती है कि कंसर्न डीडीओ से एक डिटेल ले ले कि जो पैसा उनके पास सरप्लस बचा है उसको टाइमली सरेंडर कर दें, सो दैट कि फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको कहीं और या तो एडिशनलिटी दे दें किसी और डिपार्टमेंट को या फिर इसको रीअप्रोप्रिएट कर दें एज़ पर डिमांड। कोई भी देखिए एक्सपेंडिचर ऑन न्यू सर्विस मीन्स अगर बजट में प्रोविज़न नहीं है तो कोई भी नई स्कीम जो है बजट के उस फाइनेंशियल ईयर के बीच में नहीं स्टार्ट की जा सकती है, क्योंकि बजट होगा तभी स्कीम जो वो स्टार्ट की जाएगी। एडिशनल अलॉटमेंट मीन्स मान लो किसी काम के लिए आपने मांगे थे 10 लाख, अब आपको लग रहा है कि 10 लाख में नहीं, इसमें 2 लाख रुपये और चाहिए, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसर्न्ड सेक्रेटरी के थ्रू ये एडिशनलिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी आप उसमें जब एडिशनलिटी आती है तभी उस अगली पेमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपको जितना एक सैंक्शन बजट है उसी में से आपको खर्चा करना पड़ेगा। ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर मे नॉट, मैंने बोला कि अपने लेवल पे उसको कहीं उरे परे से या किसी एक एसओई से दूसरे एसओई पे पैसे को खर्च नहीं कर सकते। उनको प्रॉपर्ली एक थ्रू प्रॉपर जो उनके लिए एक फॉर्मेट है उस पर एडिशनलिटी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। फिर अगर सेक्रेटरी के पास सरप्लस है तो उसको पैसे को एडिशनल दे सकते हैं। रीएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। कई बार क्वेश्चन आते हैं एप्रोप्रिएशन और रीएप्रोप्रिएशन में डिफ्रेंशिएट करो, बट यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो रीएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड मीन्स एक बार मान लो जो पैसा है उसको रीअप्रोप्रिएट करने की जरूरत पड़ रही है। सब्जेक्ट टू इंस्ट्रक्शन इशूड इन सच, ये बोला इन्होंने, नो एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड शैल बी मेड विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। रीअप्रोप्रिएट नहीं होगा विदाउट द अप्रूवल ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि डिफ्रेंशिएट करने की एक आपको कंपैरिजन करके पॉइंट बना दूंगा, सो दैट कि आपका ये डिफरेंस बिटवीन एप्रोप्रिएशन एंड रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हो सके। तो
इसको मैं भी स्किप करूँ। कम्युनिकेशन ऑफ अप्रूवल ऑफ फंड्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्या करेगा कि जो भी उनके पास एडी से सेंक्शन आई उसको ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट डीडीओ को देंगे, और डीडीओ जब भी कोई या उसी सेंक्शन की कॉपी जो कंसर्न ट्रेजरी ऑफिसर को भी जाती है। अब एक क्वेश्चन आता है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेक्रेटरी। देखिए जितना भी सेक्रेटरी हैं कंसर्न डिपार्टमेंट के, वो एक मुखिया होते हैं और मुखिया की ही सारी जिम्मेवारी होती है अगर प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहा है पैसा, कैसे इसको यूटिलाइज करना है। वो चाहे तो इंस्ट्रक्शनें दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, रिपोर्टें ले सकते हैं। अल्टीमेटली जो जिम्मेवारी है वो है सेक्रेटरी की कंसर्न डिपार्टमेंट की, कि पैसा जो है टाइमली और सही ढंग से एज़ पर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंगली पैसा खर्च हो। इसी तरह की वीडियो में और आपको बनाने की कोशिश करूंगा, बट मेरा आपसे एक बार इतना एक्सपेक्ट करना मुझे लगता बनता भी है कि वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए, ताकि मुझे लगता है कि आपके बजट के ऑलमोस्ट कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ये था प्रोसेस कि कैसे बजट पास होता है, कैसे उसको फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। बट अभी भी मुझे लगता है कि इससे आपका जो है वो पेपर के लिए सोल्यूशन नहीं होने वाला है, क्योंकि पेपर में आपसे पूछा जाएगा प्लान नॉन प्लान क्या है, कैपिटल एक्सपेंस क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंचर क्या होते हैं, चार्ज एक्सपेंस क्या होते हैं और बोटेड एक्सपेंस क्या होते हैं। इसमें जनरली डिफरेंस आ जाता है केवल, या फिर पूछा जाता है एप्रोवेशन री एप्रोवेशन। तो ये मैं कोशिश करूँगा कि जो भी अगली वीडियो आएगी उसमें मैं इसमें डिफ्रेंशिएट बनाने की कोशिश करूँगा। बट मैं इतना एक्सपेक्ट जरूर करता हूँ कि वीडियो को देखना ही नहीं है, सिर्फ इसको कमेंट, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए और अपने और दोस्तों को भी इसको शेयर करते रहें ताकि उनका ज्ञान भी बढ़े। इसी तरह की वीडियो में और अपडेट करता रहूँगा। कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।